हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को दो डेट एकदम याद होगा जो 71वीं बीपीएससी दे रहे होंगे। एक 13 अगस्त और एक 13 सितंबर। अब यह 30 दिनों का जो सफ़र है, आप लोगों को इसमें किस प्रकार की दिशा बनाए रखनी है जिससे आपका दशा ठीक हो पाए। तो इसलिए हम अंतिम 30 दिनों में क्या करना है इस पर फोकस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको खतरों की खिलाड़ी नहीं बनना है, केवल एग्ज़ाम प्रीलिम्स को क्लियर करना है, 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स को। तो इसके बीच आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है, अपने सारे सिलेबस को कवर करना है, साथ ही साथ संबंधित पीवाईक्यू को कवर करना है, और अपने माइक्रो नोट्स को कैसे आप उसके साथ सेग्रेट कर पाए, इससे संबंधित सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चीज़ों को समझिए कि मैं जो आप लोगों को अभी गाइड करूँगा या जो भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा वो किस आधार पर मैं कर रहा हूँ। क्या मेरी कोई ऑथेंटिसिटी है, या इन चीज़ों के संदर्भ को समझाने में क्या मैं कुछ स्थान रखता हूँ, इसको शॉर्ट वीडियो के तहत हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पिक्चर, अभी बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जैसा कि आप लोगों को, बहुत से अभ्यर्थियों को पता भी है, जिनको नहीं पता है। मैं पहले एक्स फैकल्टी था, बुक राइटर था एडिटेरिया, जो बिहार के प्रवीण सर के निर्देशन में लगातार काम बेहतर कर रही है। और वहाँ पर मैंने अपने 3 साल के सर्विस में, 3 साल के सेवा में जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने किया, उसके माध्यम से मैंने एक बुक आती थी, मेरी मैगजीन आती थी, आप लोगों को याद होगा, करंट अफेयर्स मेंस के लिए, आपको जो जिज्ञासा के नाम से, जिससे आपको प्रश्न डायरेक्ट मेंस में देखने को मिले थे। हम 70 की बात कर ले, 69 की बात कर ले, तो उसमें आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले थे। उसके बाद मैं एक्स फैकल्टी अन अकेडमी पर भी रह चुका हूँ, लंबे समय तक वहाँ कार्य किया हूँ, एज ए ऐप के माध्यम से वहाँ पर करता था। फिर मैं एक्स सब्जेक्ट मैटर आपको पीडब्ल्यू में भी काम कर रखा हूँ। इसके इस दरम्यान में और भी मुझे बहुत जगह काम करने का मौका मिला। पर ध्यान रखिएगा, इसके बीच में मैंने लगभग 2500 बीपीएससी एस्पिरेंट को क्या किया, मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत गाइड किया हूँ। और ध्यान रखिए, केवल बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की भी आप लोग को अलग से मेरा एक्सपीरियंस है, पीडब्ल्यू में और भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। तो कुल मिलाकर बीपीएससी की बात हो रही है तो हम बीपीएससी का ही आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। तो जो मैंने अभी तक सीखा है, जो भी मैंने अभी तक समझा है चीज़ों को, पैटर्न को, बीपीएससी के रूल एंड रेगुलेशन को, उसके पैटर्न, वो किस प्रकार के प्रश्नों को अपने आने वाले एग्जाम में शामिल करता है, या पीवाईक्यू को किस तरीके से मर्ज करता है, इन सारे डायग्राम को मैं अपने इस एक्सपीरियंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपका दशा दिशा इस रूप से भी तय होगी कि आप कितना ईमानदारी तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी ये भूल जाइए कि आप अभी बिगनर हैं, या आप 1 से 2 साल 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, या 5 सालों की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो यह ध्यान रखना है, मेरा एग्ज़ाम अभी 71वीं बीपीएससी है, जो आपको अगर डेट ना बढ़े तो 13 सितंबर को होने वाली है। तो इस बीच में हमको जीरो से अगर अभी भी स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट को पुख्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह वीडियो क्यों ज़रूरी है, या मैं इस तरह का वीडियो बहुत कम लाता हूँ। रीज़न उसके पीछे, मैं उस दशा दिशा को नहीं बनाना चाहता जिसमें बच्चों में ह्यूमर फैले या फिर उसको डर भय हो जाए उस वीडियो से। तो मैं इस प्रकार का वीडियो बनाने से बचता हूँ। पर जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका डिमांड लगातार यह था कि सर इस प्रकार का कोई एक वीडियो बनाइए जिसके माध्यम से हम लास्ट समय में अपने आप को क्या रख पाए, संयमित और संतुलित रख पाए। तो ध्यान रखिए, वीडियो क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसको समझिएगा कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स द्वारा अंतिम दौर आरंभ हो चुका है। तो दौर जैसे ही आरंभ होता है, काउंटडाउन आपका शुरू होता है। कैसे आपका 29 दिन बच जाएगा, कैसे 28 दिन, कैसे 27 दिन, और कैसे एक दिन शेष रह जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आएगा, आपका पैनिक जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हमसे ये नहीं बन पाया, हमसे ये कवर नहीं हो पाया, ऐसी स्थितियाँ आप में समान तौर पर होगी। तो इस दौरान हम कैसे मैनेज करें इस सारे डायलेमा को, उस पर हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों में लगातार भटकाव का दौर आरंभ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है यह कि अभी लास्ट 30 डे में
अभ्यर्थी, नॉर्मल अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होगा भी और जिनका नहीं भी होगा, ध्यान रखिएगा उनमें समान भटकाव देखने को मिलेगा। अभी वो दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर क्या सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है? सभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो प्रश्न के तौर पर आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे? यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को धनिया, इस भटकाव को हम कैसे कम करेंगे या न के बराबर होने दें इस दौरान, अपने 30 दिन का जो हमारा पीरियड रहेगा एग्ज़ाम के डेट तक का, तो इसको सबसे पहले समझाएंगे। दूसरा है कि इस क्रूशियल टाइम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यर्थी टारगेट पर फोकस कैसे करे। जब ये दोनों साथ में काम करता है ना, तो कितना भी धुरंधर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो पैनिक स्थिति में आकर क्या करता है, टारगेट से भटकाव हो जाता है, उसका फोकस ही हट जाता है। अर्थात जो अपना शेड्यूल वो बना रखा होगा ना, उसमें भटकाव दिखने लगेगा। वो क्या करेगा, बहुत से यूट्यूब का वीडियो देखना शुरू कर देगा इस दौरान, बहुत से मैगजीन पढ़ना शुरू कर देगा, बहुत से PYQ को सॉल्व करने लगेगा, जो अभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने जो किया 1 महीना पहले तक सारी चीज़ें आप कर रखे, अर्थात जो कल तक आपने किया था 12 अगस्त तक, वो सारी चीज़ें आपने कर रखी है पहले से, तो उसे वहीं से छोड़ देना है, यहाँ से स्टेप एक नया लेना है। तो इसमें कुछ फोकस्ड होकर काम करने की आवश्यकता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो, यह कैसे पॉसिबल है। ये गोल आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मेरा 71वीं बीपीएससी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना होगा। सभी टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, सभी जो टॉपिक हमारा क्या उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि हाँ तो सबको पढ़ना, नहीं तो कुछ को छोड़ना है और कुछ विशेष पर काम करना है। तो विशेष टॉपिक क्या आपके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर कुछ विशेष स्टार आप लोग को लगा के देंगे, ताकि आप उसे रिवीजन जरूर करके जाइए। सभी टॉपिक को तो पढ़ना है ही, पर ध्यान रखिएगा कुछ टॉपिक पर जो स्टार लगाऊंगा मैं, उसको रिवीजन स्पेशल करके जाइएगा, उस पर स्पेशल फोकस रहना है, ताकि आप क्या कर पाए, अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक उठा पाए। फिर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, यह सबसे बड़ा समस्या अभ्यर्थियों के बीच रहता है। अभी आप बहुत से टेस्ट दे रहे होंगे, विभिन्न संस्थानों में दे रहे होंगे या अपना सेल्फ लगा रहे होंगे, तो देख रहे होंगे अगर 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, तो उसमें अटेम्प्ट ले रहे हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है डायरेक्ट, 20 क्वेश्चन, किसी के 25 क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं, या 150 ही टोटल आप ले रहे हैं, 150 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो उसमें देखते हैं 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कभी किन्हीं का 40 क्वेश्चन इरर हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जो छोड़ रहे हैं, छोड़िए, वो स्पेशल है, अलग से है। तो ध्यान रखिए इसको कैसे कम करें, तो यह टेक्निक भी आप लोगों को समझाया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ आगे। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम के साथ ही यह तय लगे कि मेंस के लिए हमें तैयार होना है। अब बहुत से अभ्यर्थियों में यह समस्या देखने को मिलती है कि वो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते हैं, इस बीच में 1 महीना का उनका समय क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो आप इस कंडीशन में रहें कि कट ऑफ मार्क्स जो हमेशा आ रहा है लगभग अप्रोक्स 100 के आसपास है, 100 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो हम क्या 100 प्लस स्कोर इस बार कर पाएंगे, जिससे हम यह संतुष्ट हो पाए कि मेरी मेंस की तैयारी अब यहीं से शुरू कर देनी, 1-2 दिन रेस्ट लेकर, उसके बाद प्रीलिम्स के जस्ट बाद आप 13 को समाप्त यदि होता है, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो आप 15 से स्टार्ट कर दे अपने मेंस की तैयारी, और आपके पास 1 माह अतिरिक्त समय रहेगा, जो अन्य अभ्यर्थी जो इंतजार करते हैं अपने रिजल्ट का। तो इस कंडीशन में कैसे आ पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन 3 डायलेमा को पहले क्लियर करना है। आपका गोल यही होना चाहिए, हम 3 बुलेट पॉइंट पर सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास कीजिए। किए हैं, रीज़न उसके पीछे है, देखिए बहुत से पॉइंट बनाए जा सकते हैं। यह केवल भटकाव से बचाने का तरीका है कि सारी चीज़ों को 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों में शामिल किया गया। पूरा जो आपको अभी वीडियो एनालिसिस होगा उसमें 3 पॉइंट आपको गोल बनाए गए हैं सारी चीज़ें। उसके बाद एग्ज़ाम जो आपको मेनिया है, सबसे बड़ा डर है जो प्रॉब्लम्स बच्चों का होता है, एग्ज़ाम का मेनिया, एग्ज़ाम का डर बहुत होता है। कितना भी धुरंधर स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम में बैठने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले उसके मन में ये डर रहता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इस प्रकार के बहुत से डायलेमा या मेनिया में वो फंसे रहते हैं। तो इस बीच उनको क्या करना है, प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, इस डर को कैसे वो कम कर सकते हैं, सभी प्रश्न सॉल्व होंगे या नहीं, इसको कैसे वो टैकल कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग
तो अधिक नहीं हो जाएगा। इस प्रकार का जो डर है, प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसको अपनाने की ज़रूरत है, या अपने आप को संतुलित रखने की ज़रूरत है इस वक्त, कि हम अगर अपने सही पैटर्न से ईमानदारी पूर्वक अपने सारे सिलेबस को कवर करते हैं जो PYQ हमें नोटिफाई करता है। मैं बार बार आपको अपने अध्ययन में जो भी मुझसे बच्चे गाइड ले रहे हैं, तो मैं बार बार PYQ को ही बात करता हूँ, बार बार PYQ बोलता हूँ, कमांड कीजिए। वो पीछे इसका रीज़न है, क्योंकि BPSC लगातार यहाँ से प्रश्न, अगर 100 पिछले बार आपको 105 क्वेश्चन उसका PYQ से था। अगर हम 70वीं BPSC की बात करें, हम 69 की बात करें, 69 BPSC का, तो आपको 86 क्वेश्चन उसका PYQ था। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके हर साल वो क्या करता है, PYQ को अपने क्वेश्चन में शामिल करता है। हालांकि 69 का जो क्वेश्चन था बहुत टफ बच्चों के द्वारा बोला जा रहा था, बहुत से एनालिस्ट के द्वारा टफ बोला जा रहा था। पर BPSC ने आज कुछ चालाकियाँ किया था। क्या किया था कि 2 से 3 एग्जाम के क्वेश्चन को क्या किया था, एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया था। ऐसे ऑप्शन बनाए गए थे जिससे वो बच्चे को लग रहा था बहुत टफ है, पर वो PYQ को ही बेस बनाकर उस क्वेश्चन को मर्ज किया था एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, हम PYQ को विशेष तौर पर समझेंगे लास्ट में। ध्यान रखिएगा, अब शेष दिन में आपको क्या करना है। शेष जो 30 दिन हमारा है, 13 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक 2025 तक हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर 2 आपको प्लान करने होंगे, प्लान 1 और प्लान बी। प्लान 1 के तहत, प्लान ए के तहत आपको 13 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक काम करना है, जिसमें हम रिवीजन मोड पर काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? रिवीजन मोड पर काम करेंगे, जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसको कवर करने का प्रयास करिए। आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्या कीजिए, आप लोग इसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। वो मैं अभी बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिसको इस साल आपको जरूर करके जाना चाहिए अपने एग्जाम से पहले। फिर प्लान बी में ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर से आपको 11 सितंबर, क्योंकि 12 को सभी अपने अपने सेंटर एग्जाम अगर टाइम पर होता है तो 12 सितंबर को आप टाइम से पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम 5 से लेकर 11 सितंबर 7 डे का क्या करेंगे, फास्ट फ्यूरियस रिवीजन मोड रखेंगे, जहां पर एक दिन में पूरा हिस्ट्री, एक दिन में पूरा पॉलिटी, एक दिन में पूरा ज्योग्राफी। अरे मैं पिछले 69 से ही मैं कवर करा रहा हूं अपने बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे फिर लास्ट में। देखिए, अब है कि रिवीजन मोड जो प्लान ए के तहत आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 1 में यह है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये संख्या बढ़ेगी घटेगी, ठीक है ना, ये संख्या बढ़ती घटती भी है, पर अप्रोक्स हम मान के चले। साइंस में आपको 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री में लगभग 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री का आपको ध्यान रखिएगा, इसी तरह बिहार स्पेशल के 22 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको प्रश्न आपको कितना हो गया, 102 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपको इस पार्ट से आ जाएंगे। वही पार्ट 2 में ध्यान रखिए उन सब्जेक्ट से जहाँ पर आपको PYQ से भी कवर कर सकते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट आपका है, PYQ से कवर कर सकते हैं। मैथ रिवीजन, रीजनिंग जो हमारा मैथ और रीजनिंग है, वो आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चन को रिवीजन बार बार कीजिएगा। डेली 1 आवर का भी से भी समय दीजिएगा, 1 आवर का, तो क्या होगा, आप 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली स्थिति में होंगे। और इकोनॉमी की बात करें, केवल यहाँ बजट और सर्वे, आर्थिक सर्वे जो होता है, उसके आंकड़े को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, तो 5 से 7 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं करंट इकोनॉमी से आप कवर कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसके साथ दी जाएंगी जहाँ पर आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी, जहाँ पर मैं भी आंकड़े दूंगा, टॉपिक दूंगा जिसको आपको कवर करने की आवश्यकता है। पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें तो PYQ आपको 80 से 85 क्वेश्चन PYQ बेस्ड होता है। कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, तो ध्यान रखना, उन सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर सबसे पहले जो टफ वर्क है उसको हम कवर करेंगे, जहां सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होगा। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो आप इसे भी कवर कीजिएगा सेकेंड पार्ट में, और ज्योग्राफी सेकेंड पार्ट में, इकोनॉमी सेकेंड पार्ट में, और मैथ और रीजनिंग सेकेंड पार्ट में। अब यह क्यों बोला जा रहा है तो इसको समझिएगा। सबसे पहले हम साइंस को क्यों बोल रहे हैं, साइंस को अगर समय मिलेगा तो एक बार और अपने एक्स्ट्रा समय निकाल के उसको रिवीजन कर पाइए। इसके पहले, इसलिए सबसे पहले आप साइंस को कीजिए। एक साइंटिफिक रीजन से बनाया गया है एक सेगमेंट, जो आपको
सेगमेंट बनाया गया है जिसमें हम क्या करेंगे, आपको एनालिसिस करवाएंगे, पहले आपको क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, और 7 डे का जो प्लान है उसमें सबसे पहले क्या क्या करना है। तो ये मेथड के माध्यम से, वैज्ञानिक मेथड है जिसको लगातार मैं अभ्यर्थियों को देता हूँ, 69 से जो पर्सनल गाइड में कर रहा हूँ उसमें दे रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को देखिएगा। जैसे साइंस में हम बात करें, बायोलॉजी सबसे पहले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस सेक्शन से, ध्यान रखिएगा ये जो रिवीजन मोड में चलेगा पार्ट 1 में, ध्यान रखिएगा परिचय। इसमें मेन टॉपिक सब टॉपिक बांट दिया गया है, जिसका सब टॉपिक उसे हम लोग स्टार लगाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले परिचय से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, जैसे शाखा जनक कौन कौन है, प्रमुख शाखाएं कौन है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं मिसनियस के तौर पर। फिर उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण टॉपिक है, जहां द्विनाम पद्धति जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, ये आप स्टार रखिएगा इसको, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे। जो टॉपिक में लिस्ट दिया है उसे देखना ही देखना है, पर जहाँ स्टार लगाऊंगा उससे थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना है। वहीं सूक्ष्म जीव की बात करें तो ध्यान रखिए जीवाणु विषाणु, आपको यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ट्रिपल स्टार रखिएगा इसको, यहाँ से प्रश्न आपको दिख जाएगा। कवक पादप जगत से कवक सवाल जो एंजियोस्पर्म है, जैसे एक बीजी द्विबीजी जैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होते हैं तो आपको इसको कवर करना है, ऐसे भी आप लोग स्टार श्रेणी में रखिएगा। नेक्स्ट है प्राणी जगत में जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें संघ, कार्टेटा, वर्ल्ड एम्फीबिया, सरीसृप और स्तनी हम लोग जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण आपको देखने को मिलता होगा, तो इसको रिवीजन करके जाना, एक बार देख के जाना है। वहीं कोशिका की बात करें, कोशिका भित्ति, लवक, गोल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए जिसके तहत हम लोग देखते हैं, और ये सब सारे आप लोग को परिणाम सीरीज के तहत मैंने रिवीजन करा रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या करना, गुणसूत्र को स्टार लगाना है, डीएनए आरएनए को स्टार लगाना है, फिर उसके बाद राइबोसोम और लाइसोसोम, आप इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे, बाकी को देख के जाना है, ठीक है ना। उसके बाद हम कोशिका भित्ति एक देख लीजिएगा, उसमें कम से कम यहाँ से कुछ कोशिका भित्ति से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो इसको देख लिया जाएगा। उसके बाद साइंस के इसी बायोलॉजी में आते हैं, कोशिका में ध्यान रखिएगा, कोशिका के भित्ति में आप लोग को ध्यान, कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन आपको देख के जाना है, तो यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं असूत्री विभाजन से, तो इसको देख के जाना है। वनस्पति विज्ञान में हम जैसे प्रश्न आते, जड़ के प्रकार, पुष्प, परागकण, निषेचन, सत्य असत्य फल, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, सत्य असत्य फल को, जटिल उत्तक, प्रकाश संश्लेषण को आप अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप रोग वो हार्मोन और पादप रोग दोनों इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है प्रश्न, यहाँ से आपको जरूर करके जाना है। वहीं सूक्ष्म और बृहद पोषक तत्व पादपों के लिए कौन कौन सा है, तो आपको परिणाम सीरीज में जो क्लास गूगल मीट के माध्यम से लिया जाता है 8 PM से लेकर 11 PM के बीच, तो आप में ये सारे टॉपिक को स्टार करके मैंने पहले से ही दे रखा है। तो क्या करना है, इसको अच्छे से इस स्लाइड का PDF में आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप वहाँ पर प्रिंट करके इसे कवर कर लीजिएगा। मानव शरीर में हम देखते हैं कंकाल तंत्र, मांसपेशियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, श्वसन, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी, मानव रोग, आनुवंशिकी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को मानव रोग अच्छे से स्टार कर लीजिए, फिर परिसंचरण तंत्र स्टार कीजिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और इसमें आपको तंत्रिका तंत्र कम से कम इसको क्या करना है, यहाँ से स्टार करके जाना है। अतिरिक्त सारी चीज़ों को पढ़ के तो जाना ही जाना है, पर स्टार इसमें कौन कौन है याद रखना है, ठीक है ना। अंतःस्रावी, मानव रोग और उससे संबंधित हार्मोन से प्रश्न पूछते हैं, आनुवंशिकी से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करके आप लोग को रिविजन करके जाना है। और इसके लिए आप लोगों को मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, अतिरिक्त में 7 डे का जो प्लान है हम लोग का, उसमें भी रिवीजन करा दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होने की बात है। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जिसमें मात्रक विमा है, गति के नियम है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव, इस प्रकार के टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है। कार्य ऊर्जा, शक्ति, संयंत्रता, प्रत्यक्षता, इस प्रकार के टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके सब टॉपिक हम बात करें, मात्रक बीमा में भौतिक राशियों का मात्रक, यहाँ से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको दिख जाता है, अगर ज़्यादा हो तो 2 प्रश्न तो दिख ही जाता है, नहीं तो एक तो प्रश्न होता ही होता है। गति के नियम की बात करें तो सदिश, अदिश राशि, बल और गति के नियम, गति में ही सारे चीज़ों को कवर कर लिया, सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है, वहीं से आगे बढ़ के आपको गति के नियम, जो न्यूटन के गति के नियम है, आपको कवर कर लेने। दाब में हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब, क्वथनांक, गलनांक पर दाब का प्रभाव, इससे आप लोग स्टार करिएगा। यहाँ पर आपको फिर सदिश, अदिश राशि स्टार कीजिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं।
फिर गुरुत्वाकर्षण, विभिन्न स्थानों पर वायु का भार, यह भी आपको स्टार करके रखना है। इस प्रकार के बॉक्स बना के मैंने आप लोगों को दिया है, जो भी आपको कंटेंट दिया है मैंने, या किसी भी जीएस बुक में आपको क्या करना है, जो भी जीएस का बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर इस टॉपिक को देखना है। सारे टॉपिक का बॉक्स बनाया हुआ रहता है सभी किताब में, तो क्या करना वहाँ से रिविजन कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करनी है। अभी उत्प्लावन के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है और उसके अनुप्रयोग, तो इसके अनुप्रयोग को क्या करना है, स्टार रखना है। जो उत्प्लावन का बल है जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है और उसके अनुप्रयोग जो दैनिक जीवन में हमारे अनुप्रयोग होते हैं, अनुप्रयोग को स्टार करिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पृष्ठ तनाव के उदाहरण और केसी तत्व, या जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं, आपको ध्यान रखें किसी तत्व से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसको स्टार करके रखना है। कार्य ऊर्जा शक्ति में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, ये याद रखिएगा, यहाँ से दोनों से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से रिवीजन करना। और भी टॉपिक्स के अंदर आते हैं पर आपको ये अच्छे से करके जाना। अब यही नहीं बस केवल पढ़ लेना, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि आप जब पढ़ते वक्त, जब ये टॉपिक्स मेन टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते वक्त जो ये सब टॉपिक दिख रहा होगा उस पर विशेष फोकस करके जाइएगा। क्लियर है? नहीं तो लास्ट में बोलिएगा सर आपने तो सब टॉपिक स्टार लगा दिया था, प्रश्न आया ही नहीं। या मेन टॉपिक को देखना ही देखना है, उसमें सब टॉपिक जब आएंगे उस पर विशेष ध्यान देकर जाना है। चलिए उसके बाद फिजिक्स में ही बात करते हैं। सरल आवर्त गति में ऊष्मा, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व में, आधुनिक भौतिकी में, नाभिकीय ऊर्जा, विविध तत्व में। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सरल आवर्ती गति में, तो यहाँ पर कोई सब टॉपिक नहीं, ये डायरेक्ट एक टॉपिक है जिसमें कुछ फैक्ट है, जिसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आवर्त, उसमें ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, या ये थोड़ा सा स्पेशल देख के जा सकते हैं। अगर सोलर आवर्त जो है, अगर उसकी गर्मी हो जाती है तो आवर्त काल क्या होगा, किस प्रकार से प्रभाव होगा, जो मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी बताया था और हाल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा में आपको ताप के विभिन्न पैमानों का संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आपको देख के जानी है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पैमाने का संबंध क्या होता है, विभिन्न ताप के, जैसे आप लोगों को केल्विन, फ़ारेनहाइट और स्ट्रिंग का बताया था ना, याद है, बॉक्स में बनाया था आप लोगों को, तुलना भी का कुछ सूत्र भी आप लोगों को बताया था। तो क्या करना है, उस सबको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तरंग की हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग गति और विद्युत चुंबकीय तरंग का एक चार्ट मैंने आप लोगों को बना कर रखा है, दिया हुआ है कंटेंट में, या जीएस के किसी बुक में आप क्या करिएगा, इसका एक चार्ट बना रहता है, आपको क्या करना है, रिवीजन करके उसको जाना है, वहाँ से प्रश्न होंगे। ठीक है ना, चुंबकीय तरंग के संबंधित। अब इसके बाद ध्वनि में आते हैं, तो वायु का ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या होता है, ताप, आर्द्रता, वायु का प्रभाव क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन। तो इस प्रकार इस टॉपिक को आप क्या करके जाएंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। जो यहाँ पर सब टॉपिक दिया हुआ है ये सारे को अच्छे से देख के जाए, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र पर प्रकाश का प्रभाव कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनती है, फिर उसके बाद लेंस, उत्तल लेंस, सब इसी से प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश का अपवर्तन और को अच्छे से आपको इस टॉपिक को करके जाना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व से मानवीय व्यवहार में उपयोगी तत्व, जैसे वोल्ट मीटर, फ्यूज, चुंबक, ट्रांसफार्मर इत्यादि, जैसे जो मानव के दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं या उसका प्रभाव रहता है, वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो आपको रिवीजन करके जाना है। फिर आधुनिक भौतिकी में बात करें, ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से होता है। ऊर्जा न तो क्रिएट की जा सकती है, ना समाप्त की जा सकती है, तो उसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण किस रूप में होता है, तो वो वर्गीकरण आपको याद करके जानी है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर ताप के विभिन्न पैमानों का संबंध किस तरीके से, मैंने ताप का वर्गीकरण आप लोगों को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में ताप का क्या है संबंध, ये भी मैंने बता रखा, तो उसको देख के जाना है। फिर उसके विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा को इसके साथ आपको कवर करके जाने। आधुनिक भौतिकी में जो यहाँ पर भी है, आपको एक पैमाने में लिस्ट में बना के दिया हो फ्लो चार्ट में, तो उसको क्या करना, रिवीजन करके जाना है। फिर नाभिकीय ऊर्जा में ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर, नाभिकीय ऊर्जा, इसको तो अच्छे से करके जाना है, प्रश्न यहाँ से लगातार देखने को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर का करंट भी देख के जाना है। रीजन है सेमीकंडक्टर संबंधी कुछ नई परियोजनाएं आई है, कुछ बजटीय आवंटन हुआ है, तो उसको देखना। विविध तत्व में ध्यान रखिए, भौतिक विज्ञान से जुड़े विविध तथ्य को देखना, जैसे दैनिक प्रयोग में जो आते हैं उससे संबंधित चार्ट होता है, कौन सा यंत्र का आविष्कार हुआ, किस साल में हुआ, संबंधित नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये सब सारे फैक्ट को आपको रिवीजन करके जाना है। और ये सब सारे मैंने करा रखे हैं, जो मेरे अभ्यर्थी है, जो मेरे साथ मेरे मेंटरशिप में गाइड कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े क्या करना, अच्छे से एक जीएस का बुक आप लीजिए, किसी भी प्रकाशन का, मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा, जो आपको ईजी लगता है समझने में, देखने में, पढ़ने में,
उस जीएस का बुक, समान अध्ययन का बुक लीजिए और उससे ये टॉपिक सारे रिवीजन करके जाइए। और लास्ट 7 डे जो बचेगा, 7 डे मुझसे जुड़ सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जहाँ पर मैं फास्ट फ्यूरियस आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लाता हूँ। अभी परिणाम का चल रहा है सीरीज, जहाँ पर अभी साइंस समाप्त हो गया है, ज्योग्राफी समाप्त हो गई है, फिर उसके बाद आपको इकोनॉमी समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी सब टॉपिक पर आ रहे हैं। तो अगर 7 डे के प्रोग्राम आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ों को मैं एक ही दिन में रिवीजन कराऊंगा, एक सब्जेक्ट को, तो आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, बस हमसे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद मेंस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, सब टॉपिक इसके केमिस्ट्री के लिए पदार्थ की प्रकृति, जहां मिश्रण का पृथक्करण, पदार्थ की अवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अवस्था को अच्छे से कवर करके जाना है। फिर मोल संकल्पना से, जैसे मोल, अवोगाद्रो संख्या, इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाए जाते हैं, तो आप इसको एक बार रिविजन करके जाइएगा। क्लियर है। परमाणु संरचना से ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तुलना, इसको अच्छे से कवर करना है, इसको स्टार करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इस प्रकार से आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो परमाणु संरचना को अच्छे से कवर करके जाना है, यहाँ से प्रश्न होगा। परमाणु पदार्थ की नवीन नवीन अवस्था कौन कौन से आई, सारे को कवर करना है। रेडियो सक्रियता की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा किरणों की तुलना आपसे फ्लो चार्ट में बना के दिया हुआ है। आप जीएस के किसी बुक में देखिएगा, एक फ्लो चार्ट बना रहता है, अल्फा, बीटा, गामा का क्या तुलना है, अंतर क्या है, किस किस बेस पर कुछ बिंदु आता है जिस पर उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो आप उसको रिवीजन करके जाइएगा, प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएगा। तत्वों की आवर्त तालिका, जिसमें पदार्थ का ध्यान रखिएगा, आवर्त तालिका जो है वहाँ से भी कवर करना है। अब ध्यान रखिएगा, रासायनिक बंधन में संयोगता, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन आपको कवर करना है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसके साथ जब तत्वों की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसके आगे एक टॉपिक आता है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन और मानव नेत्र में इसकी जो भूमिका होती है विभिन्न तत्वों की, किस प्रकार से सहयोग करता है और फिर किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, तो इसको भी देख के जाना है वर्ण विक्षेपन में। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से कवर करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको केमिस्ट्री में ही अम्ल, भस्म, लवण, विलयन का जो टॉपिक है, जिसमें प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल है, पीएच मान अच्छे से कवर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हर साल लगभग 1-2 साल में रिपीट टॉपिक किया है, जहाँ से पीएच मान का, विभिन्न का पीएच मान, विलायक का क्या है, विलयन का क्या कहता है, पीएच मान पूछता है, ठीक है ना। तो आपको इसको कवर करके जाना है। ऑक्सीकरण और अवकरण की बात करें तो इसमें विलय के प्रकार, कोलाइड के प्रकार, तो मैंने आप लोग को लिस्ट भी दिया है, जीएस के किसी भी बुक में यह सारणी मिल जाएगी, तो क्या है आपको उसको कवर कर जाना है, कोलाइड के प्रकार को। नेक्स्ट है धातु, अधातु में याद रखें धातुओं का भी क्रियाशीलता श्रेणी, धातु और उनके प्रयोग, और मिश्र धातु कौन से धातु से मिलकर नए मिश्र धातु बनाए जाते हैं, आपको एक चार्ट बना के आपको मटेरियल के तौर पर दिया गया है, या जीएस के किसी भी बुक में आपको यह आसानी से मिल जाएगा, तो उसको रिवीजन करके जाइएगा। नेक्स्ट है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन के अपरूप, संतृप्त, असंतृप्त, हाइड्रोकार्बन, कार्बन यौगिक के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। कार्बन के यौगिकों के अनुप्रयोग, उपयोग वाले जो शीर्षक है, जहाँ पर विभिन्न कार्बन के जो अन्य रूप हैं उसका अनुप्रयोग किस प्रकार से दैनिक जीवन में होता है, उसके चार्ट बना के दिया रहता है। विविध तत्व में ध्यान रखना, दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन विज्ञान के तत्व, जैसे कांच, सीमेंट, उर्वरक, जैसे कुछ सेगमेंट है जहां पर आपको रिवीजन करके जाने की जरूरत है, उसका अनुप्रयोग किस रूप से होता है या यह किस रूप से हमारे लिए उपयोगी है। तो ये सारे सेगमेंट आपको साइंस के, आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में करके जाना है। और यह ध्यान रखना है, रिवीजन मोड लगातार रखना है। अभी देखिए PYQ पर बात आएगी, PYQ पर, तो अभी जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे केवल बीपीएससी का PYQ देख के जाइएगा। पहले का घटना चक्र का मैंने बोलता था, घटना चक्र का, तो यह 30 दिन पहले वाला रिवीजन में आता था, पहले वाले रिवीजन सीरीज में आता था कि हाँ अब लास्ट 30 दिन है, केवल बीपीएससी के PYQ पर फोकस करेंगे। जो बीपीएससी का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर फोकस करेंगे संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए। अब है हिस्ट्री में हम आते हैं। हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री में आएंगे तो इतिहास के स्रोत से प्रश्न पूछता है, जैसे अभिलेख, साहित्य, विवरण, रचनाएं से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे अभिलेख में किसकी चर्चा है, किसका अभिलेख कहाँ पर पाया गया, तो इतिहास के स्रोत से आपको ये टॉपिक कवर करके जानी है। प्रस्तर युग में ध्यान रखिएगा, प्राप्त साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, इसको ये रिविजन करके जाइएगा। प्रस्तर युग जो हमारा विभिन्न
प्रस्तर युग का कालखंड बताया गया है, उसमें प्राप्त साक्ष्य कहाँ कहाँ से, बिहार में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसको भी थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सभी तत्व इसके महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से हर साल प्रश्न आपको रहता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा स्टार कीजिएगा। वैसे ही महाजन आपको ये प्राचीन भारतीय धर्म में धर्म और जनतन, जिसमें हम बात करते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म का बात करते हैं ना, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ हर साल प्रश्न होते हैं, कभी बौद्ध धर्म से कभी जैन धर्म से, क्या या कभी होगा बौद्ध और जैन दोनों से पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, प्राचीन भारत धर्म और दर्शन को अच्छे से करके जाना है। वहीं पर वैदिक काल में हम बात करते हैं, वेद उपवेद और उपनिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद होगा एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसमें बोलता है वेद कौन है, उपवेद कौन है, यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करके जाना है ताकि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाए। और मगध साम्राज्य में याद रखिएगा, हर्यक वंश में आइएगा जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की चर्चा आती है और भी राजाओं शासकों की चर्चा आती है, कम से कम 3 को देख के जाइएगा। मौर्य वंश में अशोक को जरूर करके जाइएगा, यह इंपॉर्टेंट है, इनके शिलालेख अभिलेख सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी नीतियों से प्रश्न पूछा जाता है या राजनीतिक प्रशासनिक संगठन से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मौर्य वंश के राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र को भी देख के जाना, रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मेडावल में बात करें इतिहास के स्रोत से, तो साहित्य विवरण और रचनाओं से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको स्टार रखिएगा, ट्रिपल स्टार रखिएगा, कहीं कहीं मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, कहीं कहीं 3 स्टार दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा स्टार को भी। 8वीं से 10वीं सदी तक साम्राज्य की बात करें, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष की भी चर्चा होती मिलता है, तो आपको इसको अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ पर प्रश्न लगातार पूछता है, जैसे राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है ना, प्रश्न पूछता है ना, युद्ध कौन कौन से है, शासक कौन कौन से थे, तो ये सब प्रश्न पूछता है, तो आपको इसका रिवीजन करके जाना है, थोड़ा सा फैक्ट को अच्छे से कवर करके जाना है। अगर भारत में अरबों और तुर्कों का आक्रमण की बात करें तो लगातार यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, तो क्या करना, अरबों का जो आक्रमण क्रम है उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा, आपको फ्लो चार्ट में मिल जाएगा किसी भी जीएस के किताब में। और जो आपको कंटेंट मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रणाम सीरीज के बच्चे हैं उनको, तो उसमें सारे को फ्लो चार्ट में मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मामलुक सुल्तान में खिलजी वंश, तुगलक वंश और शासन व्यवस्था को देख के जाइएगा। मेन 2 वंश है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में हम मामलुक वंश की बात करते हैं जहाँ इल्तुतमिश से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा इनसे प्रश्न पूछते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर, और प्रशासन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इक्ता क्या था, उसके सिक्के किस रूप से थे, लोग किस प्रकार से कर व्यवस्था देते थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य को थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करके जाइएगा कि उसमें से कुछ अगर प्रश्न पूछ लेता है तो उसको देने के उत्तर में रहें। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत को देख के जाइएगा कि किस स्रोत से, साहित्य से विवरण में, साहित्य विवरण या रचनाओं में किस रूप से मध्यकालीन का चर्चा मिला, एक लिस्ट बना होता है जिसके किसी भी बुक में आप देखिएगा आपको स्रोत मिल जाएगा, तो यहाँ से उसको रिवीजन करके जाना। मुगल वंश और प्रशासन को देख के जाना, मुगल वंश में खासकर कम से कम अकबर को तो बेहतर तरीके से देख के जाइएगा। मेडावल से देखिए 2-3-4 प्रश्न होते हैं, कभी कभी 2-3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कभी 5 प्रश्न, इस तरीके से चेंज होते रहता है, पर विशेष फोकस इन टॉपिक को करके जाइएगा और PYQ को देख कर जाइएगा ना, तो क्या होगा, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मेडावल को लेकर ज़्यादा हेडक नहीं लेना है। फिर मराठों के उत्कर्ष में ध्यान रखिएगा, पेशवाओं का योगदान देख कर जाइएगा, पेशवाओं का योगदान आपसे पूछ सकता है, शिवाजी का योगदान पूछ सकता है, तो पेशवाओं का थोड़ा सा देख के जाना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, बहुत से धार्मिक आंदोलन मध्यकाल के दौरान हुए थे, सूफी आंदोलन या हिंदू समाज से जुड़े हुए आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो ये सब सारे फैक्ट को रिविजन करके जाइएगा, नहीं तो मैं तो क्लास में रिविजन करा ही रहा हूँ, एक बार आप जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट है हिस्ट्री मॉडर्न में हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है यह, यहाँ से आपको प्रश्न बहुत सारे होते हैं। तो जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, क्रम आपको याद रखना है, क्रम से संबंधित कौन पहले आया, उसकी कौन सी उपलब्धि रही है, आपको ये रिवीजन करके जाना है अच्छे से, ये पूरा टॉपिक रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से टॉपिक हो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, या यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से संगठन बने, धार्मिक संगठन कौन से पुनर्जागरण के संगठन बने, राजा राम मोहन राय से लेकर सारे लोगों को पूछता है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर जनजातीय और किसान आंदोलन से भी प्रश्न पूछते हैं, बहुत से जनजातीय और किसान आंदोलन में इस क्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो क्या होना, उसको रिवीजन करके जाना है। एक बॉक्स में सारा जीएस के बुक में दिया रहता है, ठीक है ना, या तो मैं जो कंटेंट दूंगा उसमें से भी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं।
फिर 1857 की क्रांति सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह टॉपिक तो छूटना ही नहीं चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। कब हुआ आंदोलन, सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, कौन से राज्य, कौन से क्षेत्र में किसका योगदान ज़्यादा था, तो आपको यहाँ से 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछेगा। राष्ट्रवादी आंदोलन का जो प्रथम चरण है 1885 से 1905 में, तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा। प्रमुख संगठन इस दौरान बहुत से बने थे 1885 से 1905 के बीच, और कांग्रेस की स्थापना, उसका अधिवेशन इस दौरान जो हुआ था, थोड़ा सा उसको रिवीजन करके जाइएगा आप लोग, यहाँ से टॉपिक प्रश्न पूछता है। तो प्रमुख संगठन को यहाँ पर क्या करना, स्टार रखना है, यहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि हिस्ट्री मॉडर्न में बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें 1905 से 1919 होता है, जहाँ पर बंगाल विभाजन, कांग्रेस विघटन, मुस्लिम लीग की स्थापना, यहाँ लीग छूट गया है, कोई बात नहीं, लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, मास्टेग्यू घोषणा, विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो आप इसको स्टार करके रखिएगा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, द्वितीय चरण और तृतीय चरण से ज़्यादा अधिक प्रश्न होते हैं, तो रिवीजन करके जाना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण, जिसमें महात्मा गांधी और संबंधित आंदोलन जैसे चंपारण, असहयोग, सविनय, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बीच में कुछ मिल आंदोलन थे, उसको भी देख लेना है। फिर इसके अतिरिक्त रॉलेट एक्ट था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी, फिर चौरी चौरा घटना था, स्वराज पार्टी के गठन संबंधित आंकड़े कुछ है, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, समांतर सरकार, इस प्रकार के टॉपिक को क्या करना, रिवीजन करके जाना, इसको कोई छोड़ना नहीं है। क्रिप्स मिशन, आज़ाद हिंद फौज, नौसेना, कैबिनेट मिशन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 2 चरण आप देख रहे हैं ना, 2 चरण, जो द्वितीय चरण और तृतीय चरण का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एग्जाम में हर साल पूछ देता है। जरूरी नहीं है कि इस साल वो टॉपिक से प्रश्न पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 70 में आपको प्रश्न पूछा, मान के चलिए आपको मार्ले मिंटो, जरूरी नहीं कि 71 में, जरूरी यह नहीं है कि यहाँ से नहीं पूछेगा, एकदम बिल्कुल पूछ सकता है। रीज़न है कि उसी पैटर्न को फॉलो करता है बीपीएससी। तो क्या करना है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको रिवीजन करके जाना, इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, तो समाचार पत्रों को एक बार देख के जाइएगा अच्छे से, इस बार समाचार पत्रों से प्रश्न जरूर होंगे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और वारसराय से टॉपिक में प्रश्न पूछता है, उसके कार्य क्या क्या है, उसके कौन कौन सा योगदान रहा, कब कौन आया, श्रेणी में प्रश्न पूछता है। तो यहाँ से कूट बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेना है, सारी चीज़ों को। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को। अगर इसको जो भेद दिया उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल का, तो क्या होता है ना, ये PYQ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो PYQ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो मरते जीते स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान इस पुल को पार कर जाता है। कोई ज़्यादा टफ वर्क नहीं होता है, बार बार रिवीजन करेगा, बार बार चीज़ों को देखेगा, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेगा। क्योंकि यह जब से वो तैयारी कर रहा होगा, ग्रेजुएशन के बाद से इसको पढ़ रहा है, हिस्ट्री चेंज नहीं होगा, पॉलिटी में कुछ करंट की चीज़ चेंज होती है, बाकी स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स ही रहेगा ना। फिर उसके बाद साइंस में भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, वो पढ़ता रहता उससे ज़्यादा चीज़ें पता होती है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। हाँ, डीप प्रश्न पूछता है तो कन्फ्यूजन जरूर होता है, वो अलग मैटर है। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कम से कम 70 से 80% लोग जो हैं आपको यहाँ महारत हासिल किए हुए रहते हैं, तो वहाँ पर उनको GS वाले पार्ट में दिक्कत नहीं होता। पर करंट में जब आता है तो करंट या तो आपको याद है या तो नहीं याद है, यही चीज़ें हो सकती हैं। 2 1 लाइनर क्वेश्चन अधिक होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन ABCD में ऑप्शन के तौर पर दिया रहता है 1 लाइनर, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मैं पिछले कई वर्षों से करंट को लेकर काम कर रहा हूँ, तो उसमें BPSC कुछ खास पैटर्न को फॉलो करती है, जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना, मेन टॉपिक को कवर करना। जैसे बजट 2024 जो 25-26 हमारा है, और आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 है, क्या करना, इसको अच्छे से कवर करना है। मैं इस पर वीडियो भी बना रखा हूं, तो आप लोग उसको रिवीजन करके लेना है। यहाँ से आपको ये दोनों सेक्शन से ध्यान रखिएगा, 3 से 5 क्वेश्चन के बीच जरूर दिख जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा।
अधिक भी हो सकता है, 7 भी जा सकता है, पर ध्यान रखें 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में यह जरूर यहाँ से पूछता है। फिर प्रमुख नियुक्तियों से आपको 24-25 का, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से 24-25 का, जो सीरीज में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर कवर करना। महत्वपूर्ण सूचकांक से आपको एक प्रश्न होगा। फिर पुस्तक और लेखक से एक क्वेश्चन जरूर होता है। फिर उसके प्रमुख सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न जरूर होगा। इसी तरीके से महत्वपूर्ण पुरस्कार, अब कौन होगा मैं उसमें जब क्लास लूँगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण सेना अभ्यास है उसको मैं करा दूंगा, ताकि आप उसको देख लीजिएगा। और ये सब देखिए, किसी भी मैगजीन में जाइए, आपको सबका चार्ट बनाया रहता है, सबके बारे में विस्तृत चर्चा रहती है, सब इसमें बेहतर योगदान कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अलग से मैं जो कराऊंगा उसको एक बार थोड़ा सा फॉलो अप कर लीजिएगा, ताकि अंतिम समय में आप करंट में कम से कम पुख्ता होकर जाइए कि यह क्वेश्चन तो आ रहा है। ठीक है ना, जैसा कि पिछले बार मैंने स्टार लगा के आप लोग को दिया था, तो 90% क्वेश्चन आपको सारे आए थे। तो इसी तरीके से यह भी इस साल भी मेरा प्रयास रहेगा, अगर जो क्वेश्चन पर स्टार लगा तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, तो एनालिसिस चल रहा है तो ये लास्ट के कुछ ही समय पहले करता हूँ ताकि रिविजन हो जाए। फिर महत्वपूर्ण दिवस थीम में हम बात करते हैं। 2024-25 के क्वेश्चन आपको टॉपिक में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके थीम जो होते हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। आगामी सम्मेलन बैठक जैसे 25-26 का, कि अगला ब्रिक्स कहाँ होगा, अगला 2020 सम्मेलन कहाँ होगा, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, इस प्रकार के जो सम्मेलन और बैठक होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं, आयोजन से संबंधित होते हैं, या इस प्रकार से कोई लक्ष्य यूएन के द्वारा बना रखा था, आगामी कुछ होगा तो उसको क्या करना, कवर करके जाना है। ठीक है ना, कवर इसको अच्छे से देख के जाइएगा। अगर बात करें और भी खेल प्रतियोगिता से, जैसे खेलो इंडिया गेम्स, ओलंपिक के लॉन टेनिस जिसमें हम लोग फ्रेंच ओपन, विल्मिंगटन और इस तरीके से जो 4 लॉन टेनिस हम प्रतियोगिता देखते हैं, तो उसको अच्छे से देख के जाना। हर साल एक क्वेश्चन होता है, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, आगामी खेल प्रतियोगिता आदि से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लॉन टेनिस को अच्छे से देख के जाना है। हाल में खेलो इंडिया गेम्स हुआ है तो उसको कवर करके जाना है। प्रमुख योजनाओं में ध्यान रखें, केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिसमें मैं क्लास लूंगा तो वहां पर टॉपिक रिवीजन करा दूंगा, कौन सा स्टार होगा। नवीन शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल और अभियान, हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में क्या होगा, 24-25 में बहुत सी सरकार के द्वारा योजनाएं, पहल, इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं, उसको देख के जाना है। राष्ट्र प्रमुख विदेशी यात्रा और समझौते, अभी हाल में हमारे जो राष्ट्र प्रमुख का विदेशी यात्रा, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो जो जिस देश में गए उनको जिस प्रकार का सम्मान दिया गया या जिस प्रकार के समझौते हुए, आपको वहां से प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसको रिवीजन करके जाना है। राष्ट्रपति को अच्छे से देख के जाइएगा, राष्ट्रपति को कुछ देशों का सम्मान मिला है तो उसको अलग से करके जाइएगा। प्रधानमंत्री हालांकि इस सूची में सबसे ज़्यादा है, फिर भी राष्ट्रपति को अच्छे से करके जाइएगा, प्रश्न देख सकता है। प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देखिए यह इतना बेसिक है, फिर भी यहाँ से प्रश्न, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बीएसएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। दोनों एग्जाम में यहाँ से मुद्रा और राजधानी, किस देश की 2 से अधिक राजधानी, 3 राजधानियाँ हैं, दक्षिण अफ्रीका का ऑप्शन दिए हुए था। तो सोच के देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, बशर्ते आप उसको रिवीजन। और मैंने आप लोगों को 2 से अधिक देशों की जिन देशों की 2 से अधिक राजधानी है, अधिक राजधानियाँ हैं, उसका लिस्ट मैं बना के दे दिया हूँ। उसके पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, दोनों में सूची बना के दे दिया। अलग से सारे महत्वपूर्ण देशों का सूची तो मैं अलग करके दिया हूँ, एशिया के जो देश हैं, फिर अफ्रीका के, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरीके से एक सूची बना के तो मैं दिया हूँ अलग से। जब आपको ये टॉपिक भी दिया गया है कि 2 से अधिक एक देश की 2 से अधिक राजधानियाँ जो होती हैं, किसी की 3 हैं, तो उसका एक लिस्ट बना के दिया, तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। राज्य और उनके शासित प्रदेशों का राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जो हाल में नियुक्त हुए होंगे राज्यपाल या उनका पदस्थापना हुआ होगा किसी दूसरे जगह, तो उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, हालिया घटनाक्रम, हाल में इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, नए नए कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, कुछ तत्वों की खोज हुई है, किसी प्रकार का टीका का खोज हुआ है, तो ये सब सारे को क्या करना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी में कवर कर लेना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ध्यान रखिएगा, हम बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं, यहीं से 2 टॉपिक ज़्यादा होता है, ज़्यादा मर्ज करेगा तो स्वास्थ्य में चला जाएगा, तो इसी टॉपिक के तहत उसको भी देख लेना, स्वास्थ्य वाले को भी। तो किसी प्रकार टीका आता है या किसी प्रकार कुछ नया इनोवेशन होगा तो देख लेना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ध्यान रखना, 18 भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 18वां आया है इस बार, उसको देख लेना है। राम शरण स्थल,
टाइगर जो रिजर्व है और वन जीव अभ्यारण्य, इस प्रकार के टॉपिक को कवर कर लेना है पर्यावरण पारिस्थितिकी के टॉपिक में ही। और फिर हालिया भारत सरकार के ऑपरेशन जैसे सिंदूर, कालनेमी, शिवा, स्पाइडर वेब, मिडनाइट हैमर, राइजिंग लायन जैसे बहुत से सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए हैं जो हमारे नायकों को लाने के लिए, हमारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार के ऑपरेशन से प्रश्न पूछा गया, किस देश के साथ यह किया गया, किस देश से भारत के लोगों को वापस लाया गया। तो इन सारे टॉपिक को कवर करके जाना है। देखिए करंट इतना ही होगा, इससे अतिरिक्त ज़्यादा प्रश्न नहीं होता है। अब बहुत से करंट को नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो टॉपिक को पढ़िए बार बार, यहाँ से प्रश्न आपको दिख जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसा होगा जो आपको पहली बार दिखेगा, तो क्या करना, उसको स्किप कर देना है। नहीं तो अगर करंट में ज़्यादा समुद्र में हिलकारियाँ मारिएगा, हाथ पैर चलाइए, डूब के मर जाइएगा, तो खून खून हो जाइएगा। इसलिए क्या करना है, जितना चीज़ों को बताया गया, जितना चीज़ों को समझाया गया, उसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए माइंड क्लियर रखिए, इसमें अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। क्या करना है, बीपीएससी का जो PYQ है, बीपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है, सबसे पहले उसको कवर कीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा, पिछला साल 22 क्वेश्चन पूछा गया था आपको 70 बीपीएससी में, ठीक है ना। उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें संख्या कम थी, पर मैं पहला एग्ज़ाम का बात कर रहा। फिर 69 हुआ था, फिर 68 हुआ था। तो 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 19 क्वेश्चन था। इसमें PYQ आपका 17 क्वेश्चन था, इसमें PYQ 18 क्वेश्चन था, इसमें PYQ 16 क्वेश्चन था। तो आप जाके देखिए, क्वेश्चन PYQ से ही रहते हैं, बशर्ते आप क्या उसे कवर कर पा रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अतिरिक्त जो बचेगा, आपको बिहार का समान परिचय देख के जाना है। अच्छे से देख लीजिएगा, समान इंट्रो, बिहार की भूमि कितनी है, बिहार किस अक्षांश देशांतर में पड़ता है, इस तरीके से उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, जिले कितने हैं, प्रमंडल कितने, अनुमंडल कितने, इस प्रकार का जो बेसिक है उसको कवर कर लीजिएगा। आधुनिक बिहार में आपको केवल पढ़ना के जाना, आधुनिक बिहार, एशियंट और मेडावल को PYQ से ही देख के जाना है। हालांकि जब PYQ पढ़िएगा तो ये सब भी टॉपिक मिलेगा, पर आपको एक बार रिवीजन कर लेना है आधुनिक बिहार को, ठीक है ना। आधुनिक बिहार को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। बिहार का भौतिक विभाजन, जलवायु, अफवाह तंत्र और मिट्टी को एक बार ज्योग्राफी के पार्ट में देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, राज्यपाल देख लीजिएगा, राज्यपाल कौन कौन आए हैं, किसकी शक्ति क्या होता है, मुख्यमंत्री, फिर राज्य विधानमंडल जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। फिर उसके बाद याद रखिएगा, फिर आपको इसके अतिरिक्त इतना कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, बहुत सा और भी है, पर बेसिक इतना तो देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल और संबंधित कला। पर्यटन स्थल जो हाल में चर्चा हुआ, बिहार सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया, उससे संबंधित वहाँ पर कौन कौन सी कला है। जैसे मधुबनी, आपको ध्यान रखिएगा, गया जी में कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, तो वहाँ पर कौन कौन सी कला है। तो जैसे पर्यटन स्थल देखिएगा, वैसे उसका संबंधित कला भी देख लीजिएगा, तो लगे हाथ ये बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस PYQ पर फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। इंडियन पॉलिटी में क्या करना है, इंडियन पॉलिटी में भी PYQ पर फोकस करना है। PYQ को अच्छे से देख के जाइएगा। अगर 12 क्वेश्चन PYQ अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए जिस तरीके से 71 की बात करें या 69 की हम बात करें, 70 की बात करें या अन्य एग्जाम की बात करें, जब 12 प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर समझ के चलिए आपको 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको हर साल आपको PYQ से रहता है रिलेटेड। 1-2 क्वेश्चन क्या होगा, करेंट बेस्ड होगा। जैसे 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से था, 2 क्वेश्चन करेंट से था, जहाँ पर हम एंग्लो इंडियन की बात किए थे, और और भी एक क्वेश्चन था, मुझे जो रिकॉल अभी नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन था जो करंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जब भी आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी हाल ही में उड़ीसा में, वहाँ से प्रश्न पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से करंट से थे, बाकी 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स से था, जो पूरा PYQ ही था। तो ध्यान रखिएगा, इसको कवर करना है PYQ को। अब ध्यान रखना, इसमें टॉपिक जो इतना है पॉलिटी का, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जिसको कवर करके जाना है। जिसमें हम टॉपिक पहले देख लेते हैं, भारत संविधान का विकास, संविधान का निर्माण, फिर स्रोत, फिर संविधान के भाग, संविधान की उद्देश्यता, फिर उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये सब टॉपिक आप देखते हैं। न्यायिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका,
जिसमें फिर संसद, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको देखते हैं, महाधिवक्ता को देखते हैं, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, राज्यसभा, लोक सेवा आयोग, फिर आपात उपबंध, संविधान संशोधन और प्रमुख संशोधन। ठीक है ना, जो संविधान के प्रमुख संशोधन है। तो आपको क्या करना, आपातकाल को देख के जाना है, संविधान के संशोधन जो जो हुए प्रमुख संशोधन उसको देख के जाना है, फिर आपको निर्वाचन को अच्छे से देख के जाना है, राजभाषा को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है ना, ट्रिपल स्टार इधर है। फिर इधर आइए, मौलिक अधिकार आपको देख के जाना है, यहाँ से प्रश्न होते हैं, नीति निर्देशक तत्व को देख के जाना है। फिर संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को अच्छे से देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न होते हैं, और उपराष्ट्रपति को देख के जाना है, क्योंकि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा अपना त्याग पत्र दिया गया है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। फिर संसद में देखिएगा, लोकसभा को अच्छे से करके जाना है, राज्यसभा भी भूमिका अच्छी है, लोकसभा और राज्यसभा को देख के जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर स्रोत को अच्छे से कवर करके जाना है, स्रोत से प्रश्न होते, किस देश से स्रोत लिया गया है, ये सब। और फिर उसके पहले संविधान विकास, कुछ एक्ट होते हैं, एक्ट को देख लेना है। एक्ट में ध्यान रखिएगा, 1909 को अच्छे से देखना है, 1919 देखना, 1935 देखना है, 1935 देखना, ये तो रहेगा। उसके अलावे कुछ कुछ आपको आए हुए हैं, तो उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो कम से कम ये 3 को तो अच्छे से देख के जाइएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, यह काफ़ी है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, आइए राज्य के कार्यपालिका में बात करें, न्यायपालिका को अच्छे से करके जाना है, राज्य विधानमंडल को अच्छे से देख के जाना है। कार्यपालिका से कम प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी ध्यान रखिएगा राज्य विधानमंडल से प्रश्न होते हैं। फिर केंद्र राज्य संबंध में जैसे संघ सूची का विषय की बात करते हैं, इस प्रकार के टॉपिक है जिसको आपको कवर करके जाना है। हाल में जीएसटी परिषद के बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, वो हालांकि करेंट का पार्ट है, पर उसके स्टैटिक से प्रश्न पूछ सकता है, जल विवाद से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या करना है, रिविजन करना, और इसके लिए PYQ को बेस बनाना। आधार क्या बनाइएगा आप लोग, PYQ को आधार बनाइएगा, ताकि आप अपने मेन पाथ से भटक नहीं पाए। नहीं तो पता चलेगा ना पूरा, अगर हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, पूरा एक टॉपिक 2 दिन पढ़ने में समाप्त होता है। अगर उसके बेस्ट एनालिसिस की बात करें, केंद्र राज्य संबंध को जाएंगे 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, केवल PYQ में देखना है इसके बेस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और PYQ क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा अच्छे से रिविजन कर लेना है, देख लेना है। उसके आगे बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। देखिए इसमें टॉपिक सब है, जिसमें भारत का भौगोलिक परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, ये सब को कवर करना है। पारिस्थितिकी आपको है, आपको याद रखना है। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ चलिए, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ज्योग्राफी में हम बात कर रहे हैं, इन सभी को भौगोलिक परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, कृषि, जल संसाधन, बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजना, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, परिवहन और जनजातियाँ। तो इसमें से ध्यान रखना क्या क्या पढ़ के जाना है, रिविजन करके जाना है। तो सबसे पहले जनजातियों को अच्छे से कवर करके जाना है, फिर ऊर्जा संसाधन को अच्छे से कवर करके जाना, हालिया अपडेट डाटा देख लेना, बजट में जो मैंने दे रखा है उस सारे चीज़ को देख लेना आप लोग को। उसके भौगोलिक परिचय से आप जरूर कवर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न होगा। फिर उसके जलवायु से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर प्राकृतिक वनस्पतियों से प्रश्न होगा, मिट्टी और कृषि, तो कृषि को अच्छे से देख के जाना है। जल संसाधन और बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजनाओं से आपसे प्रश्न होता है, तो रिविजन करके जाइएगा। क्लियर है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, इन सारे टॉपिकों में ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं, फिर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल, महाद्वीप और विविध होता है, महत्वपूर्ण रूप से होता है, जिसका क्लास मैंने आप लोग को रिवीजन करा दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले ही बता रखा। जो हमारे नए बच्चे हैं,
जो हमें नहीं जान रहे, केवल अभी यूट्यूब पर जुड़े हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आप सौर मंडल को अच्छे से करके जाइएगा। 1 सेकेंड, हाँ, सौर मंडल को अच्छे से करके जाइएगा, काल्पनिक रेखाओं को अच्छे से करके जाइएगा। फिर स्थल मंडल से कुछ टॉपिक है जो प्रश्न पूछे जाते हैं जल मंडल से। और यहाँ पर वायुमंडल में परत को अच्छे से, परत लेयर, हम ऊपर जाते हैं तो कौन सा लेयर आता है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने क्लास में आप लोगों को कवर कराया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। समताप मंडल कौन होता, कब आता है, आयन मंडल कब होता है, ये सब सारे फैक्ट को देख लीजिएगा। महाद्वीप में जाइएगा, आपको कुछ खास विशेष होता है उसको कवर करिए। फ्लो चार्ट में सभी जीएस वाले बुक में कवर होते हैं, तो उसको देख लेना। आर्थिक भूगोल में ध्यान रखिएगा, कृषि, खनिज और रैंक, अर्थात प्रथम स्थान कौन है, द्वितीय स्थान कौन है, तृतीय स्थान कौन है, ये पूछा जाता है ना आर्थिक भूगोल में उत्पादन को लेकर, तो वो लिस्ट थोड़ा सा कवर कर लेना। विविध में ध्यान रखिए, प्रमुख सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल संधियाँ, मरुस्थल, ये आप जल संधिया मरुस्थल को स्टार कीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख नगर और उसके तट पर बसा शहर, आपको यह भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसे ध्यान रखना। स्थलरूढ़ देश, विश्व में कितने स्थलरूढ़ देश हैं वो पूछ सकता है। एशिया में कौन कौन से हैं, अफ्रीका में कौन कौन से हैं, यूरोप में कौन कौन से, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसको कवर करके जाइएगा। फिर जनजातियाँ, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कवर करके जाइएगा। विश्व की कौन कौन सी जनजातियाँ, खानाबदोश जनजातियाँ हैं और कहाँ पाई जाती है, तो यह फैक्ट है, सीरीज है, जो चार्ट आपको दिया रहता है जीएस के किसी भी बुक में, तो रिवीजन करके जानी है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल करेंट बेस्ड है, करेंट बेस्ड है। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपका क्या होगा, करेंट रिलेटेड टॉपिक से होगा। पर इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कवर कर लेनी है ताकि यहाँ से प्रश्न ना छूटे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन है उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों को लिस्ट बना के बताया था कल, जो हाइपोथैमिक डायमेंशन बनाया था, याद है क्लास में, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न जरूर याद आएगा, यहाँ से प्रश्न आपको राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार का आकलन पूछेगा, इस हाइपोडायनेमिक कॉन्सेप्ट से आप कवर कर लीजिएगा। फिर आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार को ध्यान रखिएगा। आर्थिक सुधार से प्रश्न पूछता है, नियोजन से, नीति आयोग से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित घटनाक्रम से पूछेगा। आर्थिक नियोजन, नीतियाँ और आयोग, ये दोनों टॉपिक ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। सुधार कौन कौन से किए गए, नीतियाँ कौन कौन से बनाई गई थी, अगर हम 1944 से स्टार्ट करें तो अभी तक नीतियाँ बन रही है, तो इन दोनों शीर्षक को टैली करके पढ़िएगा, जो मैंने आप लोग क्लास में कराया भी था। जो नए बच्चे हैं, जीएस के किसी भी बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ से कवर। भारतीय वित्त बाजार में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कवर करने की जरूरत है, जैसे गीग इकोनॉमी क्या होता है, गीग इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ नए नए मुद्रा आई हुई है, मुद्रा का व्यवहार कैसा होता है, इस प्रकार का टॉपिक आपको भर करके जाना। कृषि उद्योग में ध्यान रखिएगा, नवीनतम आंकड़े को देख लेना है, नवीनतम आंकड़े को। गरीब और बेरोजगारी से संबंधित अभी कुछ सूचकांक आया होगा, कुछ रिपोर्ट आया होगा, उसको एक बार रिविजन करके जाइएगा। प्रमुख योजनाओं कार्यक्रम से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम जो हालिया सरकार के होंगे उसको रिवीजन कर लीजिएगा, प्रश्न मिल जाएगा। लोकवित्त से कुछ टॉपिक को रिवीजन करना है, सारे को नहीं करना है, कुछ टॉपिक को रिवीजन करना है लोकवित्त में, तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है। फिर विभिन्न आर्थिक विकास सूचकांक से प्रश्न पूछता है, तो आर्थिक विकास में जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, या फिर आईडीबी के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, इस तरीके से रिपोर्ट होगा। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया आर्थिक रिपोर्ट होता है। फिर इस तरीके से याद करके जाने सारे रिपोर्ट के कुछ सूचकांक को। इसके अतिरिक्त बजट आप पहले भी पढ़े हैं, करंट में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन इसी अनुसार कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बजट ध्यान रखिएगा। बिहार का बजट अगर आप पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो जब करेंट पढ़िएगा ना उसी में ये टैली हो जाएगा, तो स्पेशली ध्यान नहीं देना, बस एक ओवर थ्रू देख लेना है। बिहार से संबंधित जो परिचय में रहता है क्वेश्चन ना, परिचय जो दिया रहता है उसके 4-5 पन्नों को देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा। खासकर बिजली को देख लीजिए, बिजली से प्रश्न पूछता है। ऊर्जा संसाधन क्या, सरकार की नई नीतियाँ क्या, फिर उसका थीम क्या है, ये सब देख के जाना, थीम क्या है। फिर इस बजट में बजटीय आवंटन सबसे ज़्यादा किस विभाग को दिया गया बिहार में, तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको रिवीजन करके जाना। नेक्स्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस, जो ये पूरा समाप्त हो गया प्लान ए का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान बी के तहत आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। फास्ट और फ्यूरियस सीरीज में आपको 7 डे का रिवीजन डे है, जिसमें फास्ट और फ्यूरियस क्लासेस चलती है, और ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होता है।
कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्या करना है, इस 7 डे के प्रोग्राम में आपको शामिल करके 7 दिन में पूरा सिलेबस, ये सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये कब से चलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। डे 1 से लेकर 5 सितंबर से आपको स्टार्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले करेंगे, नीचे सब ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी रिविजन हो। और सबसे लास्ट का जो स्पेशल हमारा सब्जेक्ट है, जो लास्ट आवर में हमको उसको रिवाइज करके जाए, तो अधिक से अधिक संख्या में हम नंबर उठा पाएंगे। नहीं तो इसको पहले कर देंगे, फिर भुला जाइएगा करंट क्या है, फिर इसको रिवीजन और लास्ट में करके जाइएगा। तो ध्यान रखिए, डे 3 में हम लोग पॉलिटी देख लेंगे, डे 2 में ज्योग्राफी देख लेंगे, डे 4 में जो 8 सितंबर को होगा बिहार स्पेशल, डे 5 में 9 सितंबर जो इंडियन हिस्ट्री होगा, और डे 6 में आपको 10 सितंबर साइंस को, और डे 7 जो 11 सितंबर को होगा करंट अफेयर्स की जो रिवीजन मोड में सारी चीज़ों को एक ही दिन में, जो क्लास आपको चलेगा ये 8 से लेकर 11 PM के बीच चलेगा। तो क्या होता है, 8 PM से लेकर 11 PM रात को चलता है, इवनिंग में सभी लोग खा पी के आते हैं, आराम से कीजिएगा। सारी चीज़ों को फास्ट फ्यूरियस में हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ ना पाए। अब है इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, क्या वो लाभदायक है? बिल्कुल। कुछ बच्चों का रिव्यू आया है, तो उसके लिए आप इस रिव्यू को जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, जरूर पढ़िएगा रिव्यू को, ताकि आप समझ पाए कि जो हम लोग इस सीरीज में गूगल मीट में दे रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आपके सिलेक्शन के लिए कितना आधार बन रहा है। तो छोटा ही प्रयास हम लोग का भी है, पर धीरे धीरे हम कारवां और आगे जाएगा, और भी नए निशाने हम लोग खोजेंगे और नई पहचान बनाएंगे। इसी संदर्भ में सारी चीज़ें जो आपको फीडबैक के तौर पर आया है, इस बच्चे के द्वारा बोला गया, जो हालिया एग्ज़ाम हुआ 70% एबव जो क्वेश्चन है आपको यहीं से पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो यह दावा इसलिए किया जा रहा है ना, जो आप लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं उसी रूप में दिए जा रहे हैं जिस रूप में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान में नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझ विकसित करना कि आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए क्या, ठीक है ना। लास्ट में आपको ये चीज़ें समझनी है। फिर उसके बाद मेंटरशिप का सीधा लाभ हुआ, बहुत सी चीज़ें अंतिम समय में कैसे तैयारी की जाती है, संक्षिप्त नोट कैसे लाभ दे रहा है, ये फीडबैक को जरूर देखिएगा गूगल मीट के प्रोग्राम से। परिणाम सीरीज के तहत एक बच्चे का और भी आया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम रूबरू हो पाए, समय का सही समायोजन, भटकाव से बचाव, अब तक उनके अच्छे समझ आ रही है, प्रश्नों को समझने में, बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा है, ये सब बातें उनके फीलिंग के तौर पर बताई गई है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब कुल मिलाकर क्लासेज 2 से 3 मिनट का है, जिसमें आपको ये समझना है कि इतनी बातें की गई है, तो एनालिसिस के तौर पर की पॉइंट क्या आप लोगों को मिला, की पॉइंट क्या मिला। तो पहला याद रखिएगा, पहला की पॉइंट जो बताया जा रहा है उसे उसी रूप में करें। अब ये क्यों है मैं बताऊंगा अभी। दूसरा कि PYQ को, बीपीएससी PYQ को अभी 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लें, यह बहुत ही आधार बनेगा, आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। और तीसरा, अपने माइक्रो नोट्स या क्रिप्स नोट्स आपका बना होगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ये 3 काम करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सीधा से एक चीज़ जानिए, एग्ज़ाम कुछ नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बताता है कि उसका सिलेक्शन कैसे होगा, मरते मरते होगा या हंसते हंसते होगा। मैं बस इतना ही जानता हूँ, अगर सारे टॉपिक सब टॉपिक को आपने अच्छे से रिवीजन करके गए हुए हैं या गई हुई हैं, तो आप हंसते हुए एग्ज़ाम को देकर आएंगे। जैसे 70 का जो मेंस हुआ आप लोगों के लिए, इसका एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। मैं एक ही शब्द बार बार अपने अभ्यर्थियों को बोलता हूँ, अगर मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को करने के बाद अगर आप सबसे परेशान स्थिति में हैं, तो यह मान के चलिएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ बच्चा और भी बच्चा वो आपसे ज़्यादा परेशान होगा, सबसे अधिक परेशान होगा। रीज़न उसके पीछे है, जो मैं आप लोग को जिस पैटर्न के आधार पर सारी चीज़ों को कवर कराता, केवल एग्ज़ाम ओरिएंट बात, एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट, PYQ बेस्ड
सारी चीज़ों को, वो पैटर्न बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पर वो नहीं कर पाते। जब आपकी स्थिति ये होगी तो बाकी को तो हवा पानी ही नहीं लग रहा होगा। तो आप केवल क्या कीजिए, अपने आप को इस दौरान संतुलन बना कर रखें और बेसिक चीज़ों पर फोकस करें, बेसिक चीज़ों पर फोकस करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70 बीपीएससी का हुआ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे कि कुछ बच्चों को हवा लगा ही नहीं। तो क्या हुआ कि लास्ट में जो भी अभ्यर्थी मेरे द्वारा तैयारी करा गए भेजे गए थे, वो सारे लोग इसी पैटर्न पर अच्छा सेंसर लिख कर आए। तो प्रीलिम्स भी यही है, प्रीलिम्स में कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी है, अगर मेरे गूगल मीट प्रोग्राम से या जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा, जिस तरीके से जितना समय आप मेरे साथ गुजारे हैं 1 साल में, अगर उस पैटर्न के आधार पर भी आप परेशान हैं, तो ये मान के चलिएगा 100% उस क्लासरूम में सभी बच्चे इसी तरीके से परेशान होंगे। नहीं तो एग्जाम हॉल में देखिएगा। यह दावा इसलिए बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस उस रूप से कर रखा गया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। अब इसके अलावा कंक्लूजन के तौर पर 3 रूल को जरूर फॉलो कीजिए आप इस दौरान, इस 30 दिन के लिए, 30 डे के लिए कम से कम ये 3 रूल जरूर फॉलो कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, भटकाव ऐसा होगा कि खून हो जाइएगा, सपने टूटते हुए दिखेंगे, फिर अपने दोस्तों, अपने आसपास के दोस्तों को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखिएगा। कुछ नहीं, स्मार्ट नहीं बनना है, केवल 3 रूल फॉलो करना है। ऑनेस्टी बनाए रखनी है। अगर आपका टारगेट आज ये है तो हर हालत में उसे कवर करना है, ठीक है ना। उसको ऑनेस्टी बना के रखिए। ईमानदारी जरूर होनी चाहिए आपके किरदार में। अगर ईमानदारी आपके किरदार में नहीं है तो आपका वजूद इस समाज में नहीं है। तो यही चीज़ें आपका सिलेबस में भी होता है। अगर आप सिलेबस कवर करने में ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो आप सिलेक्शन के भी लिए हकदार नहीं होंगे। तो यही चीज़ें, ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना बना के रखिएगा। टाइम पंक्चुअलिटी बना के रखिए। देखिए, मैं पिछले 2 साल से, अब मैं अपनी ही बात कर लूँ, दूसरे का तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना। 2 साल से आप लोग से गूगल मीट, पिछला भी मैंने लिया था, इस साल भी लिया था। अगर मैं 8 PM बोल दिया हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी काम कर रहा हूँ तो 8 PM में गूगल मीट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं मेरे क्लास से जुड़े, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइएगा है या नहीं है। मैं दावे तभी करता हूँ जब मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं 2 साल में 1 मिनट का भी लेट नहीं किया हूँ। अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं लेनी रहती है तो पहले ही मैं सूचना देता हूँ कि आज क्लास नहीं होगी। नहीं तो जिस दिन क्लास है, टाइमिंग 8 PM में स्टार्ट है, तो 8 PM का मतलब 8 PM, 8:01 भी नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना, आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है कि आप कितना संदिग्ध रूप से चीज़ों को अडॉप्ट करने वाले हैं, अपने सिलेबस को या अपने आने वाले सिलेक्शन को। टाइम पंक्चुअलिटी जिस बच्चे में नहीं है, जिस अभ्यर्थी में नहीं है, इसका मतलब है वो 10 मिनट अगर लेट आ रहा है तो 10 मिनट पीछे हो रहा है कंटेंट से। अगर 20 मिनट लेट हो रहा है तो 20 मिनट पर पीछे हो रहा है। तो इस तरीके से मात्रा आपका प्रतिशत कम होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये टाइम पंक्चुअलिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर 30 दिन में सारे सिलेबस को कवर करना है 30 डे में, तो ये 30 दिन का टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ये फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा, डोंट बी स्मार्ट, डोंट टू बी स्मार्ट। स्मार्टनेस आपको केवल सिलेबस में दिखानी है, स्मार्टनेस अपने पढ़ने के तरीके में दिखाना है। स्मार्टनेस कहाँ दिखाना है कि सिलेबस कवर जब हम कर रहे हैं उसको कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं, स्मार्टनेस इसमें होनी चाहिए। डोंट टू बी स्मार्ट, जो गाइड किया जा रहा है या जो बताया जा रहा है उससे ओवरलैप मत कर जाइए। नहीं तो क्या होगा, जो आपको समय तय कर पूरा करना पड़ेगा, जो हम लोग लॉस किए हैं ना, सिलेक्शन नहीं हुआ जिसके कारण। तो याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे दूं, रीज़न उसके पीछे है। मैं कहीं लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ, आप लोगों को पता हैगा, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन इरर अगर हो जाता था तो कुछ अभ्यर्थी जो PhD किए रहते थे सिलेबस में, मान लीजिए हिस्ट्री में इरर हुआ तो हिस्ट्री के PhD धारक, ज्योग्राफी में इरर हुआ तो ज्योग्राफी के PhD धारक, वो दिल्ली से या किसी अन्य जगह से, कभी गया से, दिल्ली से, कभी और भी जगह से डायरेक्ट हमारे टीम लीडर को फ़ोन करते थे। टीम लीडर को फ़ोन करके ये बोलते थे कि ये क्वेश्चन इरर है। तो अच्छी बात है, इरर है, समझा जा सकता, उसको सुधारा जा सकता है।
पर वो इस बहस में फंस जाते थे ना, ईरर हुआ तो इस कारण हुआ है। अब मेंटर उसको समझा रहा है कि हाँ डायरेक्ट कि हाँ ईरर हो गया, पर इस बात को समझने को तैयार नहीं, ये ह्यूमन ईरर भी हो सकता है। अगर ह्यूमन ईरर है तो आपको वहीं बहस समाप्त कर देनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ईरर होता है जहाँ पर आपको दिखता है अपने सिलेबस पूरा पढ़ने के दौरान कुछ कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ रखे होंगे जो क्लियर आपका होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट ईरर वाला आ गया होगा तो उसको स्किप कर देना, ज़्यादा उसमें पीएचडी धारक नहीं सुझाव देना है, नहीं तो आप पीएचडी करने लायक रहेंगे, सिलेक्शन लेने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को, इस लाइन को याद रखिएगा। वो बच्चा भी तो पीएचडी इसलिए कर रहा है, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हर चीज़ों को लेकर उतना ही सेंसिटिव हो। ये देखिए अलग है, पीएचडी करना एक अलग अलग स्ट्रीम है, वो जाके करे, अच्छे अच्छे पार्ट को कर सकता है अपने लाइफ में, पर सिलेक्शन लेने के लिए केवल एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इन सब सारी चीज़ों को समझिएगा, तो इसी को मैं समझाने का जो प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ सारे जो डाउट है क्लियर। हालांकि वीडियो लंबा हो गया होगा, फिर भी अंतिम समय में इतना समय दे के चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। जो स्टार लगा दिया गया है उसको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है ना, और जो सुझाव दिए गए हैं उसको कम से कम फॉलो कीजिए। 3 रूल को जरूर अपने अंदर लाइए, 3 रूल को जरूर अपने अंदर अभी 30 दिन तक क्या कीजिए, उसको शामिल कीजिए। उसके बाद 31वां दिन से आप क्या कीजिएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। रीज़न है कि आपका सिलेक्शन होना है, तो इसके लिए ये सब काम करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी समय मैं आपके साथ दिया हूँ आप मेरे साथ दिए हैं, तो उसके लिए आपको थैंक्स। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखिए कि आप ही सफ़र के, जो ये सफ़र है ना, उसके जिम्मेदार केवल आप हैं। बस इस चीज़ को जानिए, इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जवाबदेह नहीं हो सकता है। अगर कोई बोलता है तो आपको बेवकूफ़ बनाता है। अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी, तो उसके लिए सफलता के कारक आप ही हो सकते हैं, साधक आप ही हो सकते हैं। हम लोग केवल सहयोग के तौर पर चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको कुछ देर के लिए सपोर्ट कर देंगे, पर सफलता का पूरा परिणाम आप पर डिपेंड करता है। असफलता का जो भी असफलता आपको होगी, अगर उम्मीद करता हूँ असफलता तो ना हो, फिर भी बहुत से बच्चों का सफलता इतनी करने के बाद भी असफलता मिल जाती है। तो अपने पीछे के असफलताओं का गणना जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, असफलताओं का गणना जरूर कीजिएगा। वहाँ से कुछ की पॉइंट मिलेंगे जिसको सुधार कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसी सारी चीज़ों के साथ मैं अब नेक्स्ट क्लास में फिर आपको अगले सेगमेंट में चीज़ों पर बात करूंगा। फिलहाल इतना ही आप लोग फॉलोअप कीजिए, इतना ही चीज़ों पर बिलीव कीजिए और इतने ही चीज़ों से आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।